मैं अकेली थी। मैं अमरूद के बाग में रुकी हुई थी। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे साथ हमारे ही कस्बे का एक युवक देवराज था। मैं लगभग 35 साल की विधवा हूँ। बारिश अचानक बहुत तेज हो गई थी और मेरा कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। देवराज, जिसकी उम्र मुश्किल से 23 साल रही होगी, मुझे इस हालत में देखकर बेचैन हो उठा। उसने झटपट पेड़ से कुछ बड़े अमरूद के पत्ते तोड़ लिए और मेरे सिर के ऊपर इस तरह से पकड़ लिए कि बारिश की बूंदें अब सीधे मुझ पर नहीं गिर रही थी। उसके इस छोटे से लेकिन खामोश सहारे ने मुझे भीतर तक छू लिया। वह कुछ नहीं बोला, बस भीगते हुए मेरी तरफ एकटुक नजर डालता रहा। बारिश अब थमने लगी थी, लेकिन जो सन्नाटा हमारे बीच पसरा था, उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था, बिना एक शब्द बोले। बारिश थम गई थी, लेकिन पत्तियों से टपकती बूंदें अब भी जमीन पर गिरकर एक सधी हुई लय बना रही थी। देवराज ने पत्ते हटाए, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम भीग गए हो, देवराज, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराया, जरूरत नहीं थी, लेकिन मन से था। उसकी बात में एक सादगी थी, लेकिन उस सादगी के नीचे एक गहराई छुपी थी, कुछ हिस्सा जो मैं समझना चाहती थी लेकिन समझने से डर भी रही थी। हमने पास के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। मैं चुप थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ हलचल सी थी। बहुत वक्त बाद किसी ने मेरे लिए इतना सहज और निस्वार्थ भाव से कुछ किया था। तुम हमेशा अकेली रहती हो? उसने पूछा। मैंने नजरें फेर लीं। अब ये आदत सी हो गई है। कभी किसी को पास आने दिया? वो बहुत धीरे से बोला, जैसे पूछ भी रहा हो और माफी भी मांग रहा हो। मैंने उसकी ओर देखा, पहली बार ठीक से। उस बारिश से भीगे चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी, कोई लालच नहीं। सिर्फ एक सीधा सा सवाल जिसमें अपनापन छिपा था। शायद नहीं, मैंने कहा। या शायद डरती हूँ? वो चुप रहा। फिर बोला, मैं कोई दावा नहीं करता, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पास रहकर सुकून लगता है। चाहे कुछ पल के लिए ही सही। शब्द नहीं थे मेरे पास, लेकिन मन के भीतर एक दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा खुल गया था। उस शाम के बाद कुछ बदल गया था। देवराज अब पहले से ज्यादा मिलने लगा। कभी आम की टोकरी लेकर आ जाता, कभी पास के कुएं से पानी भरने में मदद करने लग जाता। मैं कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसके आने की आहट अब अनजानी नहीं लगती थी, मानो कोई पुराना साया लौट आया हो। गांव छोटा था, बातें हवा से भी तेज उड़ती थीं। एक दिन मेरी पड़ोसन सावित्री ने धीरे से कहा, बहन, वो देवराज कुछ ज्यादा ही आता जाता नहीं। मैंने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अंदर एक हलचल उठ गई थी। क्या मैं सचमुच किसी रिश्ते की शुरुआत की ओर बढ़ रही हूँ? क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? और सबसे ज्यादा, क्या मैं खुद को ये सुख स्वीकारने दूंगी? रात को नींद नहीं आई। मन में सवाल गूंज रहे थे। क्या एक विधवा को दोबारा मुस्कुराने का हक है? क्या देवराज सिर्फ मेरी परवाह करता है, या ये कुछ और है? अगले दिन मैंने उसे बुलाकर साफ बात करने का मन बना लिया। जब वो आया, तो हमेशा की तरह एक बकरी के लिए चारा लेकर आया था। देवराज, मैंने कहा, तुम क्यों आ रहे हो बार बार? गांव वाले बातें कर रहे हैं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो करने दो। उन्हें फर्क पड़ता है, मुझे नहीं। मुझे तो बस ये जानना है कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई अधीरता नहीं थी, बस एक दृढ़ता थी, जो मुझे हिला गई। तुम बहुत छोटे हो मुझसे, देवराज। वो मुस्कुरा दिया। मन की उम्र होती है क्या? भाग 4, रिश्तों की बारिश। उस दिन के बाद मैंने देवराज से दूरी बनानी शुरू कर दी। न कोई आवाज, न बुलावा। अगर वो कभी कुछ लेकर आता, तो मैं दरवाजे से ही मना कर देती। उसके चेहरे पर उदासी तो थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। मुझे लगा, यह जरूरी है। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए डर रही थी। कहीं वो मेरी वजह से समाज की नज़रों में ना गिर जाए। कहीं कोई उससे ये ना कह दे कि एक विधवा की परछाई में अपना भविष्य जला रहा है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत गए, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर रात जब छत पर चांदनी बिखरती, मेरा मन उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता, जहां पहली बार देवराज ने पत्तों से मुझे ढका था। भाग 5, त्योहार का दिन। गांव में सावन का मेला लगा था। महिलाएं झूले झूल रही थीं, बच्चे गुब्बारों के पीछे भाग रहे थे। मैं अकेली एक कोने में बैठी थी, दिल में अजीब सी बेचैनी। तभी देखा, देवराज एक किताब की दुकान के पास खड़ा था। उसकी नज़र मेरी तरफ नहीं थी, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कुछ सोचा, फिर हिम्मत करके उसके पास गई।
कैसी हो? उसने पूछा, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। ठीक हूँ, मैंने कहा। फिर हम दोनों चुप रहे। आसपास का शोर मानो कोई और दुनिया थी। मैंने धीरे से पूछा, नाराज हो? वो मुस्कुराया, नहीं, बस समझ गया हूँ कुछ चीजें चाहने से मिलती नहीं हैं, और जो मिलती हैं उन्हें अक्सर चाहने की इजाजत नहीं मिलती। ये शब्द मेरे भीतर कुछ तोड़ गए। तुमने मुझसे पूछा था क्या मुझे फर्क पड़ता है? मैंने रुकते हुए कहा, पड़ता है, बहुत। उसने मेरी आंखों में देखा, ये वही नजर थी जिसे मैंने महीनों से याद किया था। भाग 6, समाज की दीवारें। हमने मिलने जुलने की शुरुआत फिर की, लेकिन इस बार छिपकर। गांव में बात फैल गई, लोग बातें करने लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अब एक विधवा के पीछे पड़ा है। उस औरत को शर्म नहीं आती। देवराज का बाप अगर जिंदा होता तो डूब मरता। एक दिन पंचायत बैठी, मुझे बुलाया गया, देवराज को भी। गांव का मुखिया बोला, ये सब बंद करो, ये रिश्ता समाज के खिलाफ है। मैं चुप थी। देवराज ने सिर उठाकर कहा, अगर समाज सिर्फ उम्र और नाम देखकर रिश्तों को सही गलत ठहराता है तो फिर इंसानियत कहाँ है? कोई जवाब नहीं था, लेकिन सजा दी गई। देवराज अब गांव में नहीं रहेगा, उसे शहर भेज दिया जाएगा। भाग 7, बिछड़ना। देवराज चला गया शहर, नौकरी और एक नई जिंदगी की ओर। मैं फिर अकेली रह गई। लेकिन अब ये अकेलापन पुराना वाला नहीं था। ये अब उन यादों का था जिनमें एक बार किसी ने मुझे बारिश में भीगने से बचाया था। कई साल बीत गए। भाग 8, लौटना। एक सुबह जब मैं खेत में थी, एक जीप मेरे पास आकर रुकी। दरवाजा खुला, देवराज था। अब वो पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा था। आंखों में वही गहराई, पर बालों में कुछ सफेदी आ चुकी थी। शादी कर ली? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। इतना समय क्यों लग गया लौटने में? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब लौटूं तो कुछ ऐसा बनकर लौटूं कि दुनिया की बातें अब हमारे बीच न आएं। उसने जेब से एक कागज निकाला। शहर में उसके नाम का एक घर था और उसने मेरा नाम उसमें सहमालिक के रूप में दर्ज करवा रखा था। अब अगर तुम कहो, उसने कहा, तो क्या चले साथ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर बढ़ी और पहली बार उसका हाथ थामा। अब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन दिल के भीतर बहुत कुछ भीग चुका था, इस बार सुकून से। भाग 9, एक नई जिंदगी की शुरुआत। शहर मेरे लिए एक अजनबी था। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, अनजान चेहरे, सब कुछ नया और तेज था। देवराज ने शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर लिया था, 2 कमरों का, एक छोटी रसोई और खुली छत के साथ। उस घर में सब कुछ था, सिवाय उस डर के जो गांव में हमेशा मेरी सांसों में चुपचाप बैठा रहता था। पहली रात मैंने रसोई में खाना बनाया। देवराज बिना बोले बैठा रहा, आंखों में थकान नहीं, बस एक सुकून था। खाना खाते हुए मैंने पूछा, क्या अब भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया? वो मुस्कुराया, अगर प्यार गलत होता तो शायद दुनिया में कोई रिश्ता टिकता नहीं। मैं चुप हो गई। पहली बार इतने वर्षों बाद किसी के सामने रोई। रोना भी अजीब होता है जब भीतर कोई दरवाजा सालों से बंद हो और अचानक खुल जाए। भाग 10, छत की चाय और दिल की बातें। हमारी जिंदगी अब साधारण थी, पर उसमें एक असाधारण शांति थी। हर शाम छत पर चाय बनती, देवराज अखबार पढ़ता, मैं तुलसी में पानी डालती और आसपास के पक्षियों को निहारती। वो कभी कभी पूछता, क्या अब भी डर लगता है? मैं मुस्कुराकर कहती, डर नहीं, आदत रह गई है। धीरे धीरे मैंने शहर को महसूस करना शुरू किया। पास के मंदिर में जाना, महिलाओं के साथ सत्संग में बैठना, छोटी छोटी चीजें बेचना, और लोगों ने मुझे उस तरह नहीं देखा जैसे गांव में देखा जाता था। शहर ने मुझे मेरी पहचान दी, देवराज ने मुझे हक दिया। भाग 11, समाज फिर दस्तक देता है, लेकिन कहानियां इतनी आसान नहीं होती। एक दिन गांव से एक आदमी आया, मेरी छोटी बहन का बेटा, रोहित। मौसी, वो बोला, गांव में सब कह रहे हैं कि आप देवराज के साथ भाग गईं। लोग पापा को ताना मारते हैं, आप चलिए हमारे साथ, कम से कम रिश्ता नाम तो दीजिए इस सबको। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं था, उलझन थी। मैंने कहा, रिश्ते को नाम देने के लिए समाज की मोहर चाहिए, पर आत्मा की शांति के लिए उस मोहर की जरूरत नहीं होती। देवराज ने वहीं खड़े होकर कहा, अगर नाम से ही फर्क पड़ता है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। शादी कर लेते हैं, दुनिया को कहने दो जो कहना है। मैंने उसका हाथ थामा, जैसे हर बार थामा है, न भीड़ में न मंच पर, बस चुपचाप। भाग 12, शादी पर अपने तरीके से। हमने शादी की मंदिर में, बिना भीड़ भाड़ के, ना ढोल
ना घोड़ी, सिर्फ 2 लोग, एक विश्वास और एक लंबा इंतजार जो अब पूरा हो रहा था। मेरी मांग में सिंदूर भरते हुए देवराज की उंगलियां कांप रही थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अब शायद तुम डरना बंद कर दोगी। मैंने कहा, नहीं, अब डर से प्यार हो गया है क्योंकि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। भाग तेरा। गांव की वापसी। कुछ महीने बाद हमें गांव लौटना पड़ा। देवराज की मां बीमार थी। गांव में कदम रखते ही जैसे पुरानी हवा फिर से चेहरे से टकराई। वो तिरछी नजरें, धीमी फुसफुसाहटें और वही पुराना सवाल, अब भी ये औरत। लेकिन इस बार मैं झुकी नहीं। मैंने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराए। देवराज की मां ने मुझे गले लगाया। बहू, उन्होंने कहा, बहुत देर कर दी आने में, लेकिन अच्छा किया जो आई। ये एक पंक्ति थी पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत। भाग 14। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। हम अब गांव और शहर के बीच की जिंदगी जीते हैं। देवराज स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और मैं गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती हूँ। सिलाई, हस्तकला, खेती बाड़ी। लोग अब भी बातें करते हैं, लेकिन अब वो बातें बदल गई हैं। अब वे कहते हैं, देखो, उस औरत ने हार नहीं मानी। देवराज ने उसे जिंदगी दी और वो देवराज को जमीन दी। कभी कभी सही और गलत का फैसला कानून नहीं, दिल करता है। और अब बारिश जब भी आती है, हम छत पर बैठते हैं। मैं पत्तों से नहीं, उसकी हथेलियों से भीगने से बचती हूँ। कभी वो पत्ते जो देवराज ने मेरे लिए तोड़े थे, आज हमारी जिंदगी के बुनियादी हिस्से बन गए हैं। हमने समाज को नहीं बदला, लेकिन अपने हिस्से का सच जरूर जी लिया। अंतिम अध्याय, वो आखिरी बारिश। सावन का महीना फिर लौट आया था। गांव की मिट्टी फिर से वही भीनी भीनी खुशबू बिखेर रही थी जो बरसों पहले मेरे भीतर बसी थी। उसी खेत के पास जहां मैंने पहली बार देवराज को देखा था, जहां उसने मेरे और बिना कुछ कहे पत्ते बढ़ा दिए थे। अब वो खेत हमारी जमीन थी और वो नीम का पेड़ अब भी वही खड़ा था, थोड़ा बूढ़ा पर गवाह हर उस खामोशी का जो कभी हमारे बीच थी। उस दिन हम दोपहर में खेत देखने गए थे। बादल उमड़ने लगे थे, लगता है बारिश फिर हमें पकड़ लेगी, मैंने कहा। देवराज हंस पड़ा, तब भी भागे नहीं थे, अब क्या भागेंगे। बारिश सचमुच आ गई, धीमी, ठंडी और शांत। हमने दौड़कर उसी नीम के नीचे शरण ली। मैं भीगने लगी थी। देवराज ने आदतन कुछ पत्ते तोड़े और मेरे सिर के ऊपर थाम लिए। मैंने उसकी ओर देखा और हंस पड़ी। अब भी पत्ते पकड़ोगे? उसने धीरे से पत्ते नीचे किए और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, अब नहीं, अब तुम्हें पूरी तरह भीगने देना चाहता हूँ मेरे भीतर। उसने मेरा हाथ पकड़ा धीरे से, वैसे ही जैसे कोई बहुत पुराना गीत छूता है आत्मा को। बरसों की थकी हथेली जब उसके हाथ में समाई तो कोई शोर नहीं था, बस 2 धड़कनें थीं जो अब एक सुर में धड़क रही थीं। तुम्हें पता है, देवराज ने कहा, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था ये औरत टूट चुकी है। मैं मुस्कुराई, और अब लगता है मैं हर रोज उसी औरत से फिर से प्यार करता हूँ जो टूटी नहीं, बस थकी हुई थी। वो पास आया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती हुई मेरे माथे तक आ रही थी। उसने मेरे बालों को पीछे किया और पहली बार मेरे माथे को चूमा। कोई अधिकार नहीं था उसमें, कोई दावा नहीं, बस एक सम्मान था जिसका इंतजार एक स्त्री की आत्मा वर्षों से कर रही थी। हम वहां खड़े रहे। ना कोई छत थी, ना दीवार, बस बारिश, मिट्टी की खुशबू और 2 इंसान जिन्होंने जीवन को हर तरह से जिया, टूटकर, छिपकर और अब खुलकर। उस दिन की रात, वापस घर लौटकर देवराज ने मोमबत्तियां जला दी। बिजली नहीं थी पर अंधेरा भी नहीं। मैंने उसका कुर्ता सुखाया, वो मेरे बालों में कंघी करने लगा। तुम जानती हो, उसने कहा, अब भी डर लगता है। किससे? मैंने पूछा। इस सपने के टूट जाने से। कभी कभी लगता है ये सब सच नहीं, तुम नहीं, ये जीवन नहीं। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहती कि हम कभी जागें। उस रात पहली बार मैं उसके सीने पर सोई, बिना किसी भय, संकोच या अपराधबोध के। उसके दिल की धड़कनों ने मुझे वह लोरी दी जो बरसों पहले किसी ने नहीं दी थी। और आज, अब जब कोई मुझसे पूछता है तुम कौन हो, तो मैं कहती हूँ, मैं वो हूँ जो किसी की बाहों में टूटी नहीं, बल्कि फिर से बन गई। देवराज अब मेरी किताबों में दर्ज नहीं है, वो मेरी सांसों में बसा है, मेरी हर रोटी की महक में, हर बारिश की बूंद में। हमने शादी की, समाज को जवाब दिया, खुद को अपनाया, पर सबसे बड़ी बात यह है, हमने उस प्रेम को जिया जो उम्र नहीं देखता, बस आत्मा से जुड़ता है। जड़ी बूटी निर्णय, कंक्लूजन, प्रेम का वह रूप जो शब्दों से परे है। जड़ी बूटी। इस संसार में कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो उम्र की दीवारें,
सामाजिक सीमाएं और परंपराओं की रेखाएं पार कर जाते हैं, न वो प्रेम मांगा गया होता है, न जताया गया, वो बस होता है। धीरे धीरे, गहराई से, सांसों के भीतर तक उतरता हुआ। देवराज और मैं की कहानी भी ऐसी ही थी। एक टूटी हुई स्त्री जो वर्षों से अपने भीतर सिसकती रही, समाज की जंजीरों से बांध दी गई। और एक युवक, मासूम पर समझदार, छोटा उम्र में पर बड़ा दिल से। उसने उसे सिर से पत्तों की छांव दी, फिर जीवन भर का सहारा। इस प्रेम ने शादी की चमक नहीं मांगी, न मंदिर की घंटियां, न दुनिया के सामने किए गए वादे। बस एक बांह थी जो थामी गई, एक माथा था जो चूमा गया, और एक आत्मा थी जो पुनः सांस लेने लगी। इस कहानी में कोई हीरो नहीं था, ये सिर्फ दो अधूरी कहानियों का मिलना था, जिन्होंने एक दूसरे को मुकम्मल किया। जहाँ ज्यादातर प्रेम कहानियां समाज के डर से खत्म होती हैं, वहाँ ये कहानी समाज को जवाब बन गई। देवराज ने प्रेम को पूजा बनाया और मैं ने अपने दुख को प्रेम की शक्ति से बदल दिया। ये रिश्ता इश्क का नहीं, सम्मान का था। वो प्रेम जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। वो प्रेम जिसमें किसी को बदलने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया गया जैसे वो थे, थोड़े टूटे, थोड़े थके हुए, पर सच्चे। आज जब कोई पूछता है, तुम्हारी कहानी का अंत कैसा रहा, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, हमारा कोई अंत नहीं, हम हर बारिश में फिर से मिलते हैं। ओपन बुक सारांश, प्रेम की यात्रा, एक आत्मिक मिलन। ओपन बुक। ये कहानी एक विधवा स्त्री की है जिसने समाज की चुप्पियों में अपनी आवाज़ खो दी थी। वह अकेली थी, न केवल जीवन में बल्कि आत्मा में भी। और फिर आया देवराज, एक युवक जो ना उसे बचाने आया था, ना बदलने, बल्कि बस साथ देने आया था। एक बारिश के नीचे, एक पत्ते की छांव में। बारिश ने जो रिश्ता बोया था वो समय के साथ परिपक्व हुआ। जब दुनिया ने उंगलियां उठाईं तो देवराज ने हाथ बढ़ाया। जब पंचायत ने सवाल किए तो उसने जवाब नहीं दिया, बस उसका साथ नहीं छोड़ा। कहानी गांव से शुरू हुई, खेत, नीम के पेड़, बारिश की बूंदों से। फिर शहर पहुंची जहां प्रेम को छिपाना नहीं पड़ा, बल्कि जीना पड़ा खुलकर, गर्व से। उन्होंने समाज को प्रेम का एक नया रूप दिखाया, जिसमें ना उम्र की सीमा थी, ना रीति रिवाज की बाधा, बस एक सच्चा साथ था जो दुख में भी मुस्कराता था। और अंत में जब वो दोनों उसी नीम के नीचे फिर भीगते हैं, और पहली बार कोई पत्ता नहीं बल्कि दिल से एक दूसरे को ढकते हैं, वही प्रेम ने अपनी पूर्णता पाई। प्रेम पत्र। यह कहानी उन सभी के लिए है जो टूटे हैं पर फिर जुड़ना चाहते हैं, जो डरते हैं पर फिर भी प्रेम करना चाहते हैं, और जो मानते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ मिलना नहीं होता बल्कि साथ निभाना होता है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। वो पहली बारिश एक शुरुआत थी, लेकिन आखिरी बारिश वो प्रेम का परमानंद बन गई। चेरी ब्लॉसम। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया इसे दिल लाइक करें, सेंड मेल शेयर करें अपने दोस्तों और अपनों के साथ। स्पीच बलून कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पल छू गया। और बेल सब्सक्राइब करें ऐसी और दिल से निकली कहानियों के लिए। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, चमकता दिल।